दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों, आप सभी से मैं निवेदन कर रहा था। वैसे तो आज के दिन जयपाल मुंडा साहब के नाम को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो उनकी विचारधारा है उसको कम ही लोग जानते हैं, बिकॉज सिर्फ नाम जानना भी पर्याप्त नहीं होता। और जो हमारे समाज के ज़्यादातर लोग हैं उन्हें ये भी पता नहीं है कि जो जयपाल मुंडा साहब थे उनका मतलब हमें क्या योगदान रहा। अपन जस्ट जैसे छुट्टन लाल जी हैं, काला बादल जी हैं, मतलब यहीं पे खुद को एक सीमित दायरे में ही रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो कुल मिला के मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जयपाल मुंडा साहब थे उनकी कल पुण्यतिथि है, यानी 20 मार्च को पुण्यतिथि है और 3 जनवरी को उनकी जयंती आती है, उनका जन्मदिन आता है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करें। छोटी छोटी गोष्ठियां करें, संगोष्ठियां जैसे होती है, छोटी छोटी मीटिंग्स होती है, उनमें उनके मतलब विचारों का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पर भी उन्हें मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश करें। बिकॉज जो एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें कि एक तरह से हमारे जो जयपाल मुंडा साहब थे इनके खिलाफ एक मतलब बड़ी कॉन्स्पिरेसी का ये हिस्सा रहे। पहले तो मतलब जीते जी तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र हुए थे, लेकिन मरने के बाद में उनके नाम को बिल्कुल ही मिटाने की पूरी कोशिश की गई। अभी जाके उनको थोड़ी सी पहचान मिलने लगी है। एवं हमारे कुछ भाई है उनको ये भी पता नहीं था अभी तक कि मतलब कई भाई अभी भी बोलते हैं, उन्हें ये तक पता नहीं है कि जो ओलंपिक गेम्स थे उनमें जो फर्स्ट जो पहला गोल्ड मेडल आया था हिंदुस्तान का, उस टीम के कप्तान भी जयपाल मुंडा साहब भी थे। लेकिन हम लोग हमेशा हॉकी के जादूगर ध्यानचंद यही सब करते रहते हैं। इसी रेफरेंस में मैं एक चीज और बताता हूँ कि जिस दिन ये गोल्ड मेडल इंडिया में आया था उस दिन जयपाल सिंह थे, बिकॉज उनके नाम में मुंडा नहीं लगा हुआ था ऑफिशियली। तो जो हिंदुस्तानी लोग थे इनको लगा कि वो कोई राजपूत हैं। तो एक कहावत मतलब जयपाल सिंह मुंडा साहब ने ये लिखा है कि जो पंजाबी लोग थे उन्होंने बिल्कुल पागलों की तरह सेलिब्रेशन किया था जबरदस्त तरीके से कि एक पंजाबी ने जो हिंदुस्तान है या भारत है उसको गोल्ड मेडल दिलवा दिया। हालांकि बाद है ना, और ये बात इस बात का खुलासा मतलब बहुत कई सालों के बाद में हुआ कि वो रियल में कोई राजपूत या कोई पंजाबी नहीं है बल्कि एक आदिवासी थे। तो इतने काबिल आदमी की मैं बात करूं, ये तो उनका खेल का हुआ। एक्चुअली इनकी जो डिटेल में मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, जस्ट आज तो मैं यही निवेदन करने आया हूं कि कल कोशिश करें। राम राम भाई, बहादुर भाई, राम राम, जौहर। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूं कि ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि आप लोग रोज रोज मतलब इन्हीं सब में लगे रहो, लेकिन कम से कम इतना तो जानो कि हमें आज जो आरक्षण मिला हुआ है, हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, हमें जो 5वीं अनुसूची मिली हुई है या 6ठी अनुसूची का हमें फायदा मिल रहा है, तो उसके पीछे कौन सी ताकत है। मैं थोड़ा एक छोटा सा मतलब एक दो सब लाइनों में बता देता हूं कि जो टोटल ये 7 लोग जो थे संविधान सभा में, ये 7 लोग आदिवासी थे, जिनमें से 3 तो कांग्रेस के थे। उनका किसी तरह का कोई भी रोल नहीं था क्योंकि वो सिर्फ चमचागिरी में बिलीव करते थे। उनका 1% रोल नहीं था आपको संवैधानिक अधिकार दिलवाने में, बल्कि वो तो बोलते भी नहीं थे। लेकिन और निकोल्स रॉय जो नॉर्थ ईस्ट वाले थे उन्होंने अच्छा खासा वहां के आदिवासियों के लिए किया। बाकी सबसे टॉप में जो करने वाले थे अपने जो जयपाल मुंडा साहब थे, इन्हीं का रोल रहा था। इन्होंने ये भी कोशिश की थी कि हमारे संविधान में जो हमारी जो आदिवासी है इनका नाम आदिवासी रखा जाए, ना कि कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, वनवासी, अदरवाइज। तो इन लोगों ने हमारी पहचान मतलब हमारी छवि को धूमिल करने के लिए और हमारी पहचान को मिटाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की थी, जो भी संविधान सभा के मेंबर थे। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ तो 298 मेंबर्स थे और एक तरफ जयपाल मुंडा साहब अकेले थे। तो उनके स्टेटमेंट की भी अपन बात करें, उनके कितने मतलब बोल्ड स्टेटमेंट थे। अपन 9 दिसंबर 1946 को ही ले लेते हैं जो पहला दिन था, उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर को ले लेते हैं। 11 दिसंबर को जब जयपाल मुंडा साहब ने बोला था तो बिल्कुल हिला के रख दिया था संविधान सभा को। उसके 7 दिन बाद में 19 दिसंबर 1946 को बोला था, तो यहां तक भी बोल दिया था जो मैंने मेरी इस पे आप मेरी प्रोफाइल पे भी जाओगे, वहां पे जो डीपी लगा हुआ है मतलब कवर फोटो लगी हुई है उसमें भी लिखा हुआ है। उन्होंने साफ बोला था कि अभी मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उन्हीं की वो काबिलियत है कि वो यहाँ पे शासन कर सके, है ना, और वो ही सिर्फ कर सकते हैं, वो ही इस देश को चला सकते हैं। और अभी जो जब विदेशियों के जाने की बारी आई है तो अभी तक अंग्रेज गए हैं, अभी बाकी यानी आर्य लोग जो आप लोग हो उनकी अभी बारी है, तो आप लोगों को भी यहाँ से जाना ही होगा। मतलब इतनी स्पष्टवादिता थी, और इतनी स्पष्टवादिता ऐसे ही नहीं थी। के एल जारेडा साहब नमस्कार।
तो इतनी स्पष्टवादिता ऐसे ही नहीं थी, वो नॉलेज से भरपूर थे। और उनकी नॉलेज का वैसे तो मैं कल बहुत डिटेल में बताऊंगा, कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कृपा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि जयपाल मुंडा साहब के बारे में हम कुछ भी एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप उनकी एबीसीडी जानोगे तो अच्छी अच्छी हस्तियों को आप लोग भूल जाओगे। अभी तक हम गांधी के गुणगान करते हैं, हम नेहरू के गुणगान करते हैं, है ना, अंबेडकर साहब को ही मानते हैं, लेकिन जो अंबेडकर साहब थे उन्हीं की तरह मतलब उन्हीं के लेवल के जो क्वालिफाइड आदमी कोई थे यदि पूरे संविधान सभा में, तो वो थे जयपाल मुंडा साहब। जयपाल मुंडा साहब की मैं जैसे कुछ खासियतें आप लोगों को बताना चाहूँ, वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं अभी गिनाऊंगा आपको कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन वो इंडिया के पहले इंटरनेशनल टीचर थे, जो कम से कम 2-2.5 साल तक घाना यानी अफ्रीका में वहां पे भी वो प्रोफेसर रहे थे, है ना। और अपन उसकी बात करें, वो यहाँ पे जो बीकानेर के जो महाराजा थे, यहाँ पे वो विदेश मंत्री भी रहे थे, और वहां पे वो कमिश्नर भी रहे थे, रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे थे। हालांकि जो के एम पाणिकर थे, उन्होंने जो पंजाब में थे उस टाइम पे, तो उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी करके उन्हें हटवा दिया था वहां से। लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप लोग जैसे अपन ये मनाते हैं टीचर्स डे, टीचर्स डे हम राधा कृष्ण के नाम पे मनाते हैं। मेरे को ये कभी समझ नहीं आया कि हम डॉक्टर राधा कृष्ण के नाम पे क्यों ये मनाएं, है ना, टीचर्स डे। जबकि रियल में जो टीचर्स की अपन बात करें तो ज्योतिबा फुले की बात करनी चाहिए हमें, या फिर हमारे जो जयपाल मुंडा साहब थे इनकी बात हमें करनी चाहिए। यही ऐसे आदमी थे जिन्होंने 38 में जो आदिवासी है ना, जो एक्चुअली आदिवासी सभा थी उसको झारखंड पार्टी में तब्दील किया, और पहले ही असेंबली इलेक्शंस में 25 में से 22 सीटें जीती। पहले 16 सीटें जीती और दूसरे वाले में 22 सीटें जीती, और एक तरह से मतलब कांग्रेस को पूरे झारखंड में समेट के रख दिया था एक कोने में। राजेंद्र प्रसाद से लेके हर आदमी को उन्होंने चैलेंज किया था, वो भी ओपनली। लेकिन उन पे भी षड्यंत्र कम, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र कम नहीं हुए थे। ठीक है। और आईसीएस की हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि उसने आईसीएस को छोड़ दिया, इसने आईसीएस को छोड़ दिया, लेकिन हमें कभी भी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया कि आईसीएस की नौकरी को ठुकराने वाले जयपाल मुंडा साहब भी थे। और किस लिए इन्होंने ठुकराया था आईसीएस की जॉब को? आईसीएस की सारी इनकी ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट हो गई थी, लेकिन बीच में ओलंपिक गेम्स आ गए थे। इन्होंने छुट्टी के लिए परमिशन मांगी, लेकिन इन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो फिर इन्होंने साफ बोल दिया कि मेरे को आईसीएस नहीं बनना है, लेकिन मैं गेम खेलूंगा ही खेलूंगा, क्योंकि हॉकी के माने हुए खिलाड़ी थे। तो जस्ट मैं ऐसे छोटी मतलब इतनी सी चीजें बता रहा हूँ कि क्यों आपको कल का दिन पूरा जयपाल मुंडा साहब के नाम करना चाहिए। आप लोगों को जानकारी भी नहीं हो तो आप लोग गूगल करें, है ना, सारी चीजें आपके जो सारी जानकारी है आपके सामने आती जाएगी। अदरवाइज तो मैं लाइव आना चाहूंगा, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो लाइव आके बताएंगे, तो उनको मतलब जो भी है मुंडा साहब के जो भी विचार वो रखें, तो उनको थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए और हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक खासियत और बताता हूं कि उस टाइम पे अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान का कोई सबसे बड़े ओहदे पे कोई आदमी था तो वो जयपाल मुंडा साहब ही थे, है ना। जो यहाँ पे कोलकाता बेस्ड एक सेल ग्रुप था, एक सेल कंपनी थी अंग्रेजों की, तो उसके मर्केंटाइल असिस्टेंट जयपाल मुंडा साहब ही थे। तो इनकी जितनी मैं खूबी गिनाऊं उतनी ही कम रहेंगी। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं गिना, ये समझ लो। लेकिन अपने लोगों को ये बातें पता ही नहीं होती है। हमारे लोगों को लगता है कि जयपाल मुंडा साहब कोई मतलब जस्ट एक राजनेता रहे होंगे, इलेक्शन लड़े होंगे और एमपी बन के किसी तरह से संविधान सभा में आ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। संविधान सभा में आने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है कि असेंबली में आपकी कितनी सीट है और केंद्रीय असेंबली में आपकी कितनी सीट है, आपकी पार्टी का वर्चस्व क्या है ना, आपकी पार्टी का और आपका लेवल क्या है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर साहब की रिकमेंडेशन पे ही वो यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे संविधान सभा में। लेकिन बाद में उन्हें प्रॉब्लम तो लगभग सभी ने की थी, है ना। पूरे 299 में से 298 मेंबर थे, लगभग सभी उनके खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा आदिवासियत की बात की थी, आदिवासियों को के हक अधिकारों की बात की थी। और जब भी इन लोगों ने 5वीं अनुसूची के या 6ठी अनुसूची के डिसीजंस लिए, तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की, इस तरह के षड्यंत्र किए कि आज मुंडा साहब हैं ये एब्सेंट रहेंगे, आज नहीं आ रहे, तो उस दिन दिखा दिया गया कि अच्छा आज ये मूल कर्तव्य पास हो गए हैं आज, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स या जो भी है नीति निर्देशक तत्व ये पास हो गए, क्योंकि उनके सामने किसी की चवन्नी चलती ही नहीं थी, है ना।
और चवन्नी चलेबी कैसे, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि यहाँ पे कोई हंसी मजाक नहीं करता। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि ये हिंदुस्तान की धरती है। इसके जो सबसे आदिवासी का मतलब यही होता है, यानी प्राचीन काल से सबसे पहले से जो यहाँ पे कोई लोग रहते हैं तो वो आदिवासी हैं। बाकी सारे लोग जो ये लोग यहाँ पे, आप लोग सनातनी, पता नहीं कैसे पागल लोग हैं, सनातनी सनातनी, सनातन जैसा कुछ भी नहीं होता। जो सनातनी संस्कृति है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी, जब जो मतलब शुरू से यहाँ पे रहते ही आदिवासी आए तो ये सनातनी संस्कृति कैसे हो गई इन लोगों का। तो आप डीएनए चेक कर लीजिए इन लोगों की, तो जो अभी भी आप लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे में खुदाई करके देखोगे, इनकी किसी की टांग मिलेगी, किसी का हाथ मिलेगा, है ना। तो उसकी एज पता कर लीजिए, आपको 3600 ईयर्स से एक भी दिन पुरानी मिल जाए, एक भी साल पुरानी मिल जाए तो बताना। जिन लोगों का खुद का ही अस्तित्व 3600 ईयर्स से होने लगा है हिंदुस्तान में, उनका धर्म उससे पुराना कैसे हो सकता है, मेरे को तो ये बताया जाए। लेकिन हमारे ही कुछ लोग हैं, वो मेरी ही इस पे आईडी पे लिखते रहते हैं, नहीं सनातन धर्म है वो तो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, सनातन हमारी संस्कृति है। अरे यार कैसे समझाओ आप लोगों को, ये जस्ट एक टोपी है, वो इसलिए पहनाई जा रही है ताकि इनके मंदिर मस्जिद आप लोग बनाते रहो, आप इनके पुजारी पंडे पुजारी है उन्हें आप सीधा देते रहो, है ना, आप सांपों को दूध पिलाते रहो। इससे ज्यादा उसका कोई भी मतलब नहीं है। अभी आप लोगों के साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, ना आपकी कोई जातिगत जनगणना हो रही है, ना आपको कोई धर्म का कोड दिया जा रहा है। अभी जनसंख्या होगी तो आप लोगों के सबके सभी के लिए उसमें धर्म हिंदू 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 लिखा जाना है। 10% आबादी है आदिवासियों की, 10-11% तो है ही, तो 10-11% को भी ये हिंदू दिखाएंगे तो पार्लियामेंट में यही लगने वाला है कि अरे यार इतने सारे हिंदू हैं, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब आप समझते ही हो, आप लोगों की जो भी संस्कृति है, जो भी भाषा है, जो भी सभ्यता है, उसको जीरो कर दिया जाएगा। और वही जो 3 वर्ण हो, ये 3-4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, आपको जबरदस्ती उठा के जो शूद्र है उसकी श्रेणी में लाया जाएगा। जबकि आज आप ना शूद्र में हो, ना वैश्य में हो, ना ब्राह्मण में हो, ना क्षत्रिय में हो, आप सबसे ऊपर हो, क्योंकि इस देश के असली मालिक आप हो। तो ये चीज भी आप लोगों को समझनी होगी। मोहन बागान कोलकाता है, उसकी जो हॉकी टीम है उनकी स्थापना इन्हीं ने की थी। उनके जो अध्यक्ष थे वो भी यही रहे थे, है ना, जयपाल मुंडा साहब भी रहे थे। ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल के ये सदस्य रहे थे। और ये जब से 22 साल के थे, 21 साल के थे, तब भी यूके में भी, इंग्लैंड में भी रहे थे। तो उनके बारे में वहां पे जितने भी स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स थे यही लिखा करते थे। जबकि हमारे यहाँ पे 22 साल के बच्चे को ये भी पता नहीं होता कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। सिर्फ डिग्री कर रहे होते, या तो बीए की या एमए की, या फिर बेरोजगारी भुगत रहे होते हैं। लेकिन मतलब इतनी बड़ी चीज थी, और इसीलिए यहाँ पे जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उन्हें इनसे खतरा लगता था, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली मानव शास्त्र भी पढ़ा हुआ था। इकोनॉमिक्स में तो ये गोल्ड मेडलिस्ट थे ही, वो भी ऑक्सफोर्ड से। लेकिन इनकी भी स्टडी की आज कोई भी बात नहीं करता। लेकिन ऐसे विद्वान संविधान सभा में 2 ही थे, एक अंबेडकर साहब और दूसरे जयपाल मुंडा साहब। अंबेडकर साहब का भी नामो निशान मिटा दिया गया था 1980 से, जब कांसीराम जी ने आवाज उठाई, तब से अंबेडकर साहब का जो लिटरेचर है, जो भी साहित्य है, जो भी विचार है, वो निकल के सामने आए। तो उसी तरह से आप लोगों को प्रयास करने हैं कि हमारे जो मुंडा साहब है, इनकी जो भी विचारधारा है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, और हमारे लोगों को मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रेरणा दी जाए कि हमारे लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने पहले भी किया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बात है। हालांकि मैं कल ज्यादा से ज्यादा, मैं आज तो जस्ट वैसे ही जस्ट आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को बिल्कुल भी मत भूलो। मतलब कल जो भी भाई सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जानी चाहिए, मतलब है ना सर, मुंडा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने की, उनके विचारों को शेयर करने की। ठीक है, और आप लोगों को कहीं पे दिक्कत हुई है उनकी विचारधारा को समझने में, या इस तरह की कुछ डिस्कस करना चाहें, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा। मेरा नंबर है 9462753334। तो इस नंबर पे आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिए नाम के साथ में, तो मैं सेव कर लूंगा, और एक ग्रुप बना के आप सबको इनकी विचारधारा के जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी 2-4-6 पेज रहेंगे पीडीएफ वगैरह, मैं आप लोगों को वो भेजना चाहूंगा, मतलब भेज दूंगा, जिससे मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में सीखने को मिल सके। ये बात है भाई लोगों। और इसके तो मैं चाह रहा हूं कि आज ही मैं ज्यादातर चीजें बता दूंगा, तो कल फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, और इन्हीं की जो शख्सियत है उसको मिटाने के लिए वहां पे एक आदिवासी सनातन सभा है ना, मतलब उसकी स्थापना की गई थी। जैसे अभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं ना ये सनातनी के नाम पे, तो वो मुंडा साहब के खिलाफ भी कम नहीं किए गए थे। लेकिन और बाद में लास्ट में तो क्या हुआ, इनकी हस्ती जब ये मिटा ही नहीं सके, तो नेहरू साहब है, उन्होंने ही एक अपनी चमची टाइप की औरत थी उसको इनके पीछे लगाया,
इनकी पीए बना दिया। और वो एक्चुअली ये भी, इनका डिवोर्स हुए 7 साल हो गए थे, तो ये भी बीवी के लिए तरस रहे थे और वो तो आई षड्यंत्र करने थी। दोनों का मिलन हुआ और उसी दिन से मुंडा साहब की सारी राजनीति की ऐसी तैसी की गई थी, है ना। तो ये चीजें मतलब इनके बारे में जितना जानोगे ना, इतना इंटरेस्ट आप लोगों को जागेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप लोग चाहोगे तो कल मैं 2 घंटे भी कंटिन्यू, है ना, इनके बारे में बोल सकता हूँ, 3 घंटे भी बोल सकता हूँ, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा, ये केदार भाई क्या लिख रहे हैं, भाई साहब आप भी शुद्ध वर्ण में आते हो, आदिवासी शब्द 1832 में अ, आया है। अरे भाई साहब केदार भाई, आप लोग या तो, है ना, चीजों को देखो, आप लोग या तो यहाँ पे बकवास, ये चीजों को समझ लिया करो, या फिर यहाँ पे बकवास मत किया करो, है ना। आदिवासी शब्द बाद में आया हो, आदिवासी शब्द की बात थोड़ी है। वैसे तो हिंदी की भी बात करें तो वो भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात है। बात तो आदिवासी की डेफिनेशन की है, आदिवासी के कंसेप्ट की है, कि यहाँ पे सबसे जो पुराना डीएनए है वो कब का है। तो ये मेरे को ये चीजें समझाया मत करो, बल्कि डाउट रहे तो आप लोग पूछ लिया करो। शूद्र वर्ण या इन वर्णों से कोई भी लेना देना नहीं है। हम हिंदू बनेंगे तब तो हम शूद्र वर्ण बनेंगे ना। यही तो कोशिश की जा रही है कि हमें जबरदस्ती इन 4 वर्णों में शामिल किया जाए, हमारे आदिवासियत के अस्तित्व को मिटाया जाए। तो आदिवासी शब्द को तो आप आज भी, कल के दिन भी कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते हो, लेकिन आपके डीएनए को तो चेंज नहीं कर सकते। वो तो 1832 का नहीं है ना। तो इसलिए कोई, ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है वो थोड़ा दूर ही रहे, नहीं तो मैं ब्लॉक मारने में 2 सेकंड में ब्लॉक मारता हूँ। 9462 भाई, इसको मान सिंह भाई मेरा नंबर लिखना है तो ये लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 9462753334। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास पीडीएफ या इस तरह की जो भी विचारधारा है मुंडा साहब की, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भेजूं। और जिन लोगों को मानव शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, पॉलिटिक्स का भी नहीं है, समाज शास्त्र का भी नहीं है, डीएनए का भी नहीं है, कार्बन डेटिंग का भी नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता का भी नहीं है, हड़प्पा का भी नहीं है, संविधान का भी नहीं है ना, और अंबेडकर साहब या ये मुंडा साहब हैं, इनकी विचारधारा का भी नहीं है, तो वो मेरी आईडी से बिल्कुल दूर रहा करें। मैं 1% भी कंप्रोमाइज नहीं करता, आप लोग जानते ही होंगे। मतलब मैं उनमें से नहीं हूं कि इन लोगों को कंधे पे बिठाता रहूं, 2 मिनट में ब्लॉक मारता हूं। ठीक है, तो कोई डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ लिया करो, लेकिन ये मत बताया करो एक और जाहिल था अपना ही। और ये सबसे एक्चुअली अपने भी लोग हैं 10%, तो उनकी तो आत्मा आज भी बिकी हुई है। एक और जाहिल, एक दिन मैं बोल रहा था कि जो दलित लोग हैं मतलब जो वो हैं वो भी पाखंड के खिलाफ है, आदिवासी है वो भी खिलाफ है। तो जाहिल बोल रहा था कि अरे यदि वो दलित है तो आप लोग कौन हो उधर? तो इडियट, थोड़ा पढ़ ही लिया करो, यहाँ पे क्यों अपनी मजाक बनवाते हो? थोड़ा सा गूगल ही कर लिया करो। और गूगल पे तो वही चीजें लिखी मिलती है जो इन्होंने मनवादियों ने लिखी है, ब्राह्मणवादियों ने लिखी हुई है, जो परजीवियों ने लिखी है, घुसपैठियों पे लिखी है। तो हम जैसों से पूछा करो ना। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो सारी कार्बन डेटिंग बेस्ड होती है, सारी डीएनए बेस्ड होती है। लेकिन ये फालतू की चीजें मत किया करो। आप लोग जिस तरह से मिसगाइड करते हो, इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली और बात क्या होगी कि अपने लोगों के खिलाफ आप लोग जयचंद बन के और ये मनवादियों के दलाल बन के एफआईआर करवाने लगे हो, जबकि पाखंड का विरोध करने का अधिकार आपको संविधान ने भी दिया हुआ है। आर्टिकल 51 खोल के देखो, आपको पता चल जाएगा। हम लोग इतनी ऊंची आवाज में बोलते बिना डरे तो इसलिए बोलते हैं कि हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा मतलब मुंडा साहब के विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करें, उनके बारे में जाने, है ना। और हो सके तो उनके नाम पे लोगों को थोड़ा, जैसे एक छोटा सा आप लोगों ने एक छोटा सा टेंट लगा लिया, है ना, वहां पे मुंडा साहब की एक मतलब पिक्चर लगाई, तस्वीर लगाई, और आने जाने वाले लोगों की थोड़ी सी भी सेवा कर देते हो, शरबत, कोल्ड ड्रिंक टाइप की, चाय पानी पिलाना, है ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को। यदि ऐसा आप रियल में करते हो तो फोटो भी जरूर शेयर करना सभी की आईडी पे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मैं नमस्कार बोलता हूँ अभी, फिर मिलते हैं कल। मान सिंह भाई नमस्कार। और अभी कटा नहीं है ये, है ना। भागचंद जी लिख रहे हैं आदिवासियों के क्षेत्रों में खनन से प्राप्त धन का 10% आदिवासियों की शिक्षा पर खर्च सरकारों को करना चाहिए। भाई 10% ही नहीं, आप उसको अब हमारे वन अधिकार देखोगे तो पूरा हक हमारा ही होता है। बल्कि उनका मतलब 10% तो दूर की बात है, बल्कि उसमें ये जो वर्णवादी होते हैं इनका 1% भी उसमें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन
चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सारी ब्राह्मणवादी हैं, जम के इनमें ब्राह्मण बने हुए हैं, हमारे खिलाफ एक से एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो हमारे पास में कोई गोल्ड माइंस या इस तरह की कोई कोयले की खाने नहीं है, लेकिन हमारे भाई जो झारखंड साइड में है उनके वहां पे कोई भी रूल्स किसी भी तरह के फॉलो नहीं किए जा रहे। इवन पेशा कानून है उसको भी आधा अधूरा करके पेश किया गया है, वो भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। हमारे जो क्षेत्र है, इवन मेरी विचारधारा पे चलो तो मैं वो चीज हूं जो हमारे ये पूर्वी राजस्थान के जिले हैं इनको भी मैं अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर करवा सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज तो मेरे जैसों पे भी राजनीति का टैग लगा के उन्हें फ्लॉप कर देते हैं लोग। दिक्कत ये है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जोर नहीं लगाते। लेकिन आप लोग एक्चुअली एकता दिखाओ, पाखंड का विरोध करो और शिक्षा का समर्थन करते हो, रोजगार का समर्थन करते हो, तो हम लोग तो आधी रात पे भी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो भागचंद जी मैं यही बोल रहा था कि सिर्फ 10% नहीं बल्कि 100% ही वो आदिवासियों का ही है। आज के दिन जैसे मेरे बाड़े में गोल्ड माइन निकलती है तो वो बाड़ा तो मेरा हुआ ना, तो उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं मिलता, लेकिन गुंडागर्दी के चलते मेरे कोई अधिकार नहीं दिया जाता, बाकी सबको अदानी अंबानी को अधिकार दिया जाता है। बाकी डिटेल में कल बताऊंगा। नमस्कार। ये ऑफ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नेटवर्क स्लो है।